वेलकम टू द फाल्कन साई। आई रविंद्र पाठक। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं अपनी श्रृंखला में माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग के जो कंसेप्ट हैं, इसके जो अवयव हैं, इसके जो घटक हैं और ये कैसे काम करती है और इससे क्या हम लोग कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में इसका प्रयोग कर सकते हैं, हम इस जो टॉपिक है इसको बहुत आसान सी भाषा में समझने का प्रयास कर रहे हैं। और इसकी जो श्रृंखला है, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने जब बात की थी, हम लोगों ने वहाँ ये देखा था कि माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग में जो सिंथेटिक अपर्चर रडार है, सार के रिटर्न को प्रभावित करने वाले, उसको अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर की बात करते हैं, हमने कहा था कि ग्राउंड पैरामीटर और उसके जो स्पेस पैरामीटर होते हैं। तो स्पेस पैरामीटर वाली जो श्रृंखला हम आगे बढ़ा रहे थे, उसमें पोलराइजेशन की हमने बात की थी, ध्रुवीकरण के, प्रकाश के ध्रुवीकरण के। ध्रुवीकरण का फर्क क्या पड़ता है उसको देखते हैं। आइए लेक्चर आगे बढ़ाते हैं। तो हमने यहाँ पर बात की थी पिछले वीडियो में, और यहाँ हमने देखा था कि जो ध्रुवीकरण होता है, पोलराइजेशन का फर्क क्या पड़ता है रडार के रिटर्न पर, कैसे ये इफेक्टिव होता है। अब देखिए क्या है कि नेचर पे, पृथ्वी में, कुदरत में, चाहे हम उसकी सतह को ले लें या उस पर पाए जाने वाले ऑब्जेक्ट्स को ले लें, उसमें जो वाटर कंटेंट होता है वो लिविंग है, नॉन लिविंग है, या उसमें ऐसा मेटेरियल सब्सटेंस होता है जो कि आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेक्टर को डिस्टर्ब कर सके। डिस्टर्ब करना मतलब जो वेव आ रही थी पोलराइज फॉर्म में, उसको फिर से कोशिश करता है डीपोलराइज करने की। तो ये जो इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन होता है, यही चीज दिखाता है कि जो मेरी सरफेस पर, सतह पर रखी हुई चीज है, जिससे ये डाइलेक्ट्रिक सिलेंडर है कोई पतला, इसमें एक रे इंसिडेंट हो रही है, ये नॉर्मल है टू द सरफेस है, यहाँ से आने के बाद ये यहाँ से बाहर निकलती है इंसिडेंट एंगल का, इसमें जाहिर सी बात हमें सीधा सीधा फर्क दिखाई देगा। एच पोलराइजेशन साहब कहती है कि हॉरिजेंटल इंसिडेंट एंड हॉरिजेंटल रिसीव, और वीवी पोलराइजेशन कहता है वर्टिकल इंसिडेंट एंड वर्टिकल रिसीव। तो उसको हम आगे जाके ये देखते हैं कि सतह जो होती है ना, उस पर क्या फर्क पड़ता है। अब ये देखा हमने इंसिडेंट एंगल एंड बैक स्कैटरिंग। बैक स्कैटरिंग जो है वो हाईली डिपेंडेंट ऑन द इंसिडेंट एंगल। अब इंसिडेंट एंगल पर बैक स्कैटरिंग जो डिपेंड करती है, कैसे कैसे उसको हम ये देखते हैं ना। अब ये हम सभी जानते हैं कि जो हमारी धरती की सतह होती है, सरफेस ऑफ द अर्थ, वो हर जगह बहुत स्मूथ नहीं होती है। स्मूथ नहीं होती है का मतलब वो सतह हर जगह एक जैसी नहीं होती है। जो हमारी जियोइड वाली संकल्पना है वो इस बात को बल देती है, वो यहाँ हम लोगों को सपोर्ट करती है कि अर्थ की सरफेस एक जैसी नहीं। अब अर्थ की सरफेस उबड़ खाबड़ है, लेकिन जो मेरी रडार है, रडार का कैरियर है, वो रडार को जो कैरी करने वाला डिवाइस है, जब वो मूवमेंट करेगी ना, तो वहां से जो आने वाली इंसिडेंट वेवलेंथ होगी, देखिए ये तो लगभग ऐसे आएंगे ना, सब एक दूसरे के पैरेलल। अब ये क्या होगा कि जमीन में या सरफेस ऑफ अर्थ या सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर होने वाले ऑब्जेक्ट पर जैसे ये हिट करेंगे, तो जहां जहां पर ये हिट करेंगे वहां वहां पर हमें एक लोकल नॉर्मल मानना पड़ेगा। ठीक है, लोकल नॉर्मल जैसे हम मानेंगे तो लोकल नॉर्मल से कंपेयर करके हम इसके इंसिडेंट एंगल निकालेंगे। इंसिडेंट एंगल निकालने के बाद हम ये देखते हैं कि जैसे अब ये हमने माइक्रोवेव की डायरेक्शन लगाई है, ठीक है। अब इसकी मोशन जो भी होगा, जब यहाँ से कोई रे आती है, और हमने इससे पहले जब हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ हम ये देखेंगे ना, ये अगर कोई स्लोप है टेरेन का, तो यहाँ से होगा क्या, यहाँ आने के बाद ये वाली जो चीज आएगी, तो इसके लिए जो एंगल है नॉर्मल, लोकल नॉर्मल, तो ये एंगल काफी बड़ा हो जाएगा और इसके ठीक सरफेस पर टकरा रही है, और इसके लिए ये एंगल बहुत छोटा होगा। अब ये जो किनारे का लगभग इधर और इधर का स्लोप एरिया है, इसके लिए हमने मान लिया कि ये मिडिल एंगल है, मतलब लार्ज और स्मॉल के बीच का है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था सरफेस पर, उससे हम लोगों ने क्या देखा कि जैसे ये एंगल बहुत कम था, तो यहाँ इसका जो रिटर्न टू द रडार था दैट इज ब्राइट, और इसी के जस्ट अपोज में हम देखते हैं दैट इज डार्क रिटर्न। और यहाँ मॉडरेटली ब्राइट था या मॉडरेटली डार्क था। अब बिकॉज हमने ये स्लोप के दूसरी साइड की सरफेस को डार्क माना है, तो हमने इसकी एनालिसिस किया कि मॉडरेटली डार्क, और ये सरफेस की साइड हमने जाहिर सी बात है कि ब्राइट रहेगा, तो ये मॉडरेटली ब्राइट। अब होगा क्या, अब यहाँ पर एक वर्ड और आएगा दैट इज माई बैक स्कैटरिंग। बैक स्कैटरिंग, अगर कोई इंसिडेंट वेव किसी ऑब्जेक्ट पर आके टकराती है, टकराने के बाद उसकी एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में डिवाइड हो जाती है, उसमें से जो एक पैरामीटर होता है दैट इज माई बैक स्कैटरिंग।
अब स्कैटरिंग का जो फर्क पड़ता है कैसे पड़ता है, वो ऐसे पड़ेगा, ये सरफेस की जो रफनेस है ये बताएगी कि स्कैटरिंग का इफेक्ट कैसे पड़ेगा। इसे हम अभी देखते हैं। अभी बात करते हैं हम इंसिडेंस एंगल। अभी हम लोगों ने देखा था ना इंसिडेंस एंगल का क्या इफेक्ट पड़ता है। अब देखो, जैसे यहां पर मेरे पास एक डायग्राम के ए और बी दो सेक्शन है, इसमें मैंने ये देखा कि अभी इंसिडेंस एंगल जब हम लोगों ने बात की थी कि अब ये रिफ्लेक्शन इंसिडेंस एंगल की अगर हम बात करते हैं ना, अगर मेरा ये एंगल ये छोटा एंगल है और दिस एंगल ये काफी ब्रॉड एंगल, तो ये पेनिट्रेट कर लेगा तो ये कहां तक पहुंचेगा, सिग्नल फ्रॉम व्हीट एंड सॉइल, ये गेहूं के खेत पर आया है तो ये यहाँ तक है। अब अगर बहुत कम होगा तो ये इससे कैनोपी से पेनिट्रेट हो जाएगा, तो इंसिडेंस एंगल का फर्क यहाँ पर पड़ता है पोलराइजेशन में। ठीक है, स्वाभाविक है। तो इसके बाद इंसिडेंस एंगल के फर्क के बाद हम आगे आते हैं अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसकी अभी तक हमने बात की कि असल में वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है। ठीक है, द्विध्रुव नियतांक हिंदी में अगर इसको कहा जाएगा तो डाइलेक्ट्रिक द्विध्रुव। ठीक, अब सिंपल सी बात है, इसको ये सबने ये जो वर्ड है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसने बहुत बार हमारे डिस्कशन में अभी हमें पजल्ड किया था, क्योंकि जब हमने इसकी भी बात की थी कि हमने सीधे सीधे कहा था कि डाइलेक्ट्रिक, यहाँ भी हमने कहा था कि वी आर डिस्कसिंग ऑन द थिन डाइलेक्ट्रिक सिलेंडर। अब इसकी जब इसका जिक्र आता है, इसकी व्याख्या करने वाली बात आती है, तो हम ये देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दरअसल में इसका फर्क कैसे पड़ता है। अब यहाँ आके हम बात करते हैं, तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो असल में कांस्टेंट है क्या। ये कांस्टेंट एक प्रॉपर्टी को दिखाता है, एक जो भी अर्थ है, अर्थ के ऊपर का मटेरियल है उसकी एक प्रॉपर्टी है। ये स्टेटमेंट जो कहता है कि द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, किसी भी जो पदार्थ है उसकी विद्युत जो प्रवृत्तियां हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इन्फ्लुएंस द इंटरेक्शन। अब जाहिर सी बात है, देखिए जो इंसिडेंट वेक्टर आ रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेक्टर है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों प्रॉपर्टी हैं। अब हमको ये पता है कि एक वेक्टर जो अपने अंदर इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी लेकर आ रहा है, अगर वो किसी ऐसी रे के साथ, ऐसे सब्सटेंस के साथ इंटरेक्शन करता है जिसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होगी, तो एक इलेक्ट्रिकल फील्ड दूसरे इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ जाहिर सी बात है कुछ न कुछ अफेक्टेड होगा, उस पर कुछ न कुछ फर्क पड़ेगा, इन्फ्लुएंस होगा। अब इंटरेक्शन जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का किसी भी सब्सटेंस के साथ होगा, किसी भी सरफेस के साथ होगा, ठीक है, तो क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगा, वो उसको प्रभावित करेगा। तो ये प्रभावित करने की क्षमता ही मेरी क्या कहलाती है, इस प्रभावित करने की क्षमता का जो मेजरमेंट होता है इसको हम कॉम्प्लेक्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। या सीधे सीधे अगर इसे हिंदी में समझें, और अगर हम लोग कंफर्ट हैं, हम लोग हिंदी शब्दों के साथ, तो सीधे ये जो इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन मतलब अंतःक्रिया, एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन होता है ना, जैसे मतलब स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन कहते हैं, तो अंतःक्रिया हुई विद्यार्थी और अध्यापक के बीच की अंतःक्रिया, कि जैसे टीचर ने जो डिलीवर किया, अगर वो स्टूडेंट उसको गेन कर ले रहे हैं, कितना उनके सिर के ऊपर से उड़ जा रहा है, दैट इज बैक स्कैटर हो गया, जितना उन्हें एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है ना, तो तीन तरह में हम इसको डिवाइड करते हैं। कोई रे इंसिडेंट होती है ना, कुछ सेक्शन वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ अपने से ट्रांसमिट करके पार कर देती है, और कुछ चीजों को वो क्या करती है, बैक स्कैटर कर देती है ना। वैसे कई चीजें जब हम लोग सुनते हैं, जैसे तो क्या होता है कि जैसे टीचर कोई लेक्चर लेता है तो कुछ चीजें हम लोग अपने दिमाग में रख लेते हैं, कुछ एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, और कुछ चीजें हमारे मतलब सिर से ऊपर से ही उड़ जाती हैं, तीन तरह की चीजें होती है। तो बस वही बात होगी, तो अंतःक्रिया के तीन, तो सेम थिंग यहाँ भी होगी कि अगर कोई इंसिडेंट रे आ रही है तो उसका इंटरेक्शन जब होगा यहाँ पर मैटर के साथ, तो अब होगा क्या, देखिए अब जो मजे वाली बात क्या है, मजे वाली बात यह है कि जो रे मेरी आई थी वो रे कैसी है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रखती है। ठीक है, अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करता है कि उस पोलराइज्ड रे को डीपोलराइज करने की कोशिश करता है। जो ध्रुवित प्रकाश किरण आ रही थी, ध्रुवित वेक्टर जो आया था उसको अध्रुवित करने की कोशिश करता है। ठीक है, जो पोलराइज्ड इंसिडेंट वेक्टर आ रहा था उसको डीपोलराइज करने का काम करेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अब होगा क्या, जो मैटर है, जो सब्सटेंस है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा तो क्या होगा, जो इंसिडेंट एंगल है उतनी ही ज्यादा डीपोलराइज हो जाएगी। डीपोलराइज होने से क्या फर्क पड़ेगा, डीपोलराइज होने से जो फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, डीपोलराइज होने से उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी,
जैसे कोई रे आपकी आई, वो 360 डिग्री में वाइब्रेट कर रही है, 360 डिग्री में वाइब्रेट करके आगे को बढ़ रही है, तो क्या होगा, वो अपने अंदर बहुत सारी एनर्जी लेके आ रही है ना। लेकिन जब हम लोगों ने क्या किया कि उसकी सारी जो वाइब्रेशन है उस सबको ब्लॉक कर दिया, हमने केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या वर्टिकल डायरेक्शन के वाइब्रेशन बचाए हैं आगे जाने के लिए ना। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या, ऐसी स्थिति में ये होगा कि रे तो आएगी लेकिन रे की इंटेंसिटी कम हो जाए। अब जैसे ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ने उसको फिर से डीपोलराइज किया, तो क्या होगा, अगर कोई सब्सटेंस किसी रे को हाईली डीपोलराइज कर देगा, तो क्या होगा, उसका जो रिटर्न है उतना ही ब्राइट होगा ना, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो बस ऐसे ही हम लोगों ने कुछ जो अर्थ सरफेस के मटेरियल हैं उनकी लिस्टिंग कर दी। लिस्टिंग करने के बाद हमने देखा कि क्या फर्क पड़ रहा है। वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, उसके बाद एयर, ग्लास, देखो ग्लास, अब एथेनॉल, वाटर। ठीक है, अब ड्राई रॉक एंड सॉइल का 3 to 8 होता है, वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 87.8 होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम एंड आयरन, ये 2 से 5 इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि वाटर का रिफ्लेक्शन जो आता है ड्राई रॉक एंड सॉइल का आता है, उसके बाद धीरे धीरे एयर, नाइट्रोजन। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो ब्राइट आपका रिटर्न आ रहा है और जो वहां से डार्कर रिटर्न आ रहा है, तो उसके मिलने के हमको रीजन यहाँ दिख रहे हैं। जो ड्राई रॉक एंड सॉइल है और जो मेटल है, तो यहाँ पर हमने देख लिया 2 to 8 मेटल का होता है, एल्यूमिनियम से आयरन के जो हम लोगों ने बना, ड्राई रॉक एंड सॉइल का ये होता है। तो अभी इससे पहले भी हमने यहाँ देखा था ना सरफेस, ये देखो ब्राइट इसका रिटर्न आया है, रॉक है। ठीक है, बस अब इसके बाद जब हम आगे जाके देखते हैं अब क्या फर्क और पड़ता है, सरफेस रफनेस का क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये तो हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बिहाफ में जो बात की थी, तो हमने इसकी बात की थी कि मैटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसा होगा, तो डाइलेक्ट्रिक जो प्रॉपर्टी है वो क्या कर रही है, इंसिडेंट रे को डिपोलराइज कर रही है, तो डिपोलराइज जैसे कर रहा है तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई। अब हमने ये देखना है कि सरफेस रिटर्न, सरफेस रफनेस का क्या फर्क पड़ेगा। तो सरफेस रफनेस और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो मेरे पैरामीटर हैं, किसके पैरामीटर हैं, ये मेरे ग्राउंड पैरामीटर हैं। अब हम लोग ग्राउंड पैरामीटर की बात करें ना, सरफेस रफनेस। तो अब रडार रिटर्न जो ग्राउंड पर आया, क्या हुआ, यहाँ आने के बाद जैसे उसने सरफेस को हिट किया, तो जैसी सरफेस होगी वैसा ही उसका रिटर्न होगा। अब सरफेस होती है रफ सरफेस, मॉडरेट सरफेस, स्मूथ सरफेस, 3 तरह की डिफरेंट डिफरेंट सरफेस भी। अब जैसे जैसे जैसी हमारी सरफेस वैसे ही मुझे उसका रिटर्न दिखाई देगा। तो इसी रिटर्न को हम लोगों ने, जो बैक स्कैटर होता है उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैक स्कैटर में हमने डिफाइन किया है। ठीक है, डिफाइन किया, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो मेरी टाइप्स ऑफ सरफेस है, एक बार देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सरफेस क्या होती हैं ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ रडार रिटर्न में। ये देखिए, मेरा अगर सरफेस इस तरह की है, बहुत रफ सरफेस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो रिफ्लेक्टेंस है कैसा हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, स्पेकुलर है, एकदम बहुत प्लेन सरफेस है, तो यहाँ जो आपको इंसिडेंट रे आ रही है पूरी पूरी आपके रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ऐसी स्पेकुलर सरफेस है, वहां से टकराई, कॉर्नर से रिफ्लेक्टेंस आया, तो हम इनको रडार रिटर्न है, इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, और अभी हिंदी में इसको समझेंगे तो हम इसके नाम से ही हम लोग क्लियर कर लेंगे कि हो क्या रहा है। अभी जब हम लोगों ने कहा कि स्पेकुलर रिफ्लेक्टेंस मतलब परावर्तक प्रतिबिंब, नाम ही उसका परावर्तन है, परावर्तन से हम लोग शीशे की बात रखें, अगर हम एक नॉर्मली जो मिरर होता है उसको जमीन में रख दें तो जितनी सनरे आती है ना पूरी रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो अभी इस हम यहाँ इमेज में देखते हैं, तो स्पेक्युलर, ये देखिए पूरी सरफेस क्या है, एकदम प्लेन है, परावर्तक होगी। ठीक है, दूसरी हम लोगों ने बात की कॉर्नर रिफ्लेक्शन, कोणीय प्रतिबिंब। कोणीय प्रतिबिंब मतलब एंगुलर ना, ये यहाँ से आया और यहाँ से ये मिला, तो ये एंगुलर, यहाँ कॉर्नर वाला जो आया। और थर्ड वाला जो हम लोगों ने कहा था कि डिफ्यूजन स्पेक्ट्रिंग, डिफ्यूज हो गया यहाँ पर आगे, बैक स्कैटर, यहाँ से एक आध रिटर्न तो जाएगा ही जाएगा ना। तो ये हम लोगों का पैरामीटर हो गया। अब इस पैरामीटर को हम थोड़ा आगे जाके पोलराइजेशन के साथ अटैच करने की कोशिश करते हैं, तो हम 8 के 8 तरह के जो पोलराइजेशन है उसमें से देखते हैं डिस्कशन कैसा होता है। अगर देखो क्या है, पोलराइजेशन का जो इफेक्ट होता है अब कहाँ कहाँ पड़ेगा। ठीक है, अभी ये एक तो ओरिएंटेशन ऑफ द टारगेट पर इफेक्ट पड़ेगा, दूसरा पड़ेगा बैक स्कैटरिंग फ्रॉम डिफरेंट टारगेट, बैक स्कैटरिंग के अलावा जो तीसरा वाला इफेक्ट पड़ेगा वो कहाँ पड़ेगा, सरफेस रफनेस पे पड़ेगा, सरफेस रफनेस के अलावा ये पड़ेगा रडार रिटर्न की फॉर्म पर। तो अब हम इसको बारी बारी से जब हम डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहला हम डिस्कस सरफेस रफनेस की डिस्कस कर रहे थे, रफनेस को डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं। स्मूथ सरफेस होगी, तो स्मूथ सरफेस क्या करेगी, कोई भी रडार का रिटर्न नहीं देगी, क्योंकि वो जितना जितना मेरा इंसिडेंस
एनर्जी आ रही है उस सबके सबको क्या कर देगी, रिफ्लेक्ट कर देगी। तो रिफ्लेक्ट कर देगी तो इट मीन्स देयर विल बी नो रिटर्न स्मूथ सरफेस पर। ये हम देख रहे हैं ना, ये इंसिडेंस ये आई और ये पूरी पूरी। अब ठीक है, अब बहुत रफ सरफेस है, रफ सरफेस से आने के बाद क्या हुई, इक्वली चारों ओर को डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इक्वली। तो यहाँ जो रिटर्न होता है ये स्ट्रॉन्ग रिटर्न होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि चारों ओर बराबर बटा हुआ है तो रिटर्न क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिटर्न होगा। इसका जितना सेक्शन है उसका एक हिस्सा इसकी ओर को रिफ्लेक्ट कर देगा। लेकिन अगर मेरी सरफेस होती है इंटरमीडिएट सरफेस होती है, इंटरमीडिएट सरफेस ऐसा होता है कि ये किसी एक ओर को तो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट कर देगी। अब अगर इसकी एनर्जी का बहुत बड़ा भाग रिफ्लेक्ट हो गया है तो जो रडार, मान लीजिए इसका 50% जो है वो क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया। अब क्या होगा, जो 50% बचा उसका एक हिस्सा मुझे रिटर्न के रूप में गेन मिलेगा। तो ये क्या करेगा, मॉडरेट रिटर्न देगा। तो ये नो रिटर्न, दिस इज स्ट्रॉन्ग रिटर्न एंड दिस इज मॉडरेट रिटर्न। ठीक है, अब आगे आके देखते हैं सरफेस रफनेस। जो रेले ने इसका क्राइटेरिया दिया था, रेले ने सिंपली क्या था कि लैम्डा अपॉन 8 साइन गामा। ठीक है, जहां पर एच है, एच इन्होंने कहा था कि हाइट ऑफ द सरफेस इरेगुलरिटीज है, सरफेस इरेगुलरिटीज की हाइट मतलब सरफेस हमारी स्मूथ नहीं है, स्मूथ नहीं है तो इरेगुलर सरफेस होगी तो उसकी हाइट है। अभी लैम्डा क्या है, रडार की वेवलेंथ है। गामा क्या है, ग्रेजिंग एंगल है। ग्रेजिंग एंगल हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि एंगल बिटवीन टेरेंस लोब एंड इंसिडेंट रडार वेव। तो यहाँ से हम लोगों ने कहा था कि अगर सरफेस रफ होगी तो क्या होता है, ये एच की वैल्यू जो है इस कैलकुलेशन से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, और अगर ये इससे छोटा होगा तो क्या होगा, यहाँ हमने लिखा है सरफेस स्मूथ हो जाएगी और इस और इसके बीच की सरफेस मॉडरेट हो जाती है। अब आते हैं हम लोग डिफरेंट टारगेट। देखिए टारगेट से बैक स्कैटर कैसे मिलते हैं, हमने देखा वॉल्यूम स्कैटरिंग है यहाँ पर ना, एकदम रफ सरफेस है। अब एंगल इंसिडेंट आ रहा है, यहाँ पर लोकल नॉर्मल भी हमको मिलेगा। ठीक है, फ्रेजनल रिफ्लेक्शन यहाँ पर आएगा। अब ये यहाँ पर ट्रंक है, अब यहाँ है क्या, देखिए ये मिट्टी है ना, मिट्टी के अंदर हम लोगों का ये जो पेड़ का इसकी जड़ें हैं ट्रंक, और यहाँ पर ठीक है, अभी ये मिट्टी है। अब हुआ क्या कि यहाँ देखिए, यहाँ कैनोपी है ना, यहाँ पर एक तो कैनोपी में बैक स्कैटर हुआ। अभी थोड़ी और अगर मॉडरेट रे हमको मिलेगी, एक हमने देखा था ना, जैसे ये देखिए मॉडरेट रे मिलेगी तो ट्रंक तक जाएगी। अब वो मॉडरेट रे अगर ट्रंक तक आएगी तो ट्रंक पर आने के बाद भी क्या होगा, यहाँ पर आगे इसका फिर और डिफ्यूजन होगा तो इसका कुछ हिस्सा यहाँ से नीचे को आ जाएगा, आएगा ना, कुछ रिटर्न जाएगा। ये आने के बाद फिर जमीन से टकरा के ट्रंक सॉइल डबल बाउंस स्कैटर के लिखा है ना, पेड़ से ट्रंक से टकराया था से और सॉइल डबल बाउंस बैक स्कैटर इसको मिला। यहाँ का कुछ हिस्सा चले गया, ये नॉर्मल एंगल है, यहाँ से रिफ्लेक्टेंस गया और रडार का रिटर्न यहाँ से गया। तो ये इस तरह का रिटर्न टारगेट पर जो मटेरियल है, टारगेट जैसे ये खाली सरफेस थी लेकिन रफ सरफेस है। अब ये क्या है कि ये जो स्लोप है इसका पीक है, ये इसका स्लोप है, तो ये इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन है। मतलब ये इसके उच्चिष्ट और इसके निम्निष्ट की ओर हम जाके देख रहे हैं कि क्या क्या दिख रहा है ना, अपॉर्ड डाउनवर्ड में फ्रेजनल रिफ्लेक्शन यहाँ आ रहा है। अभी हमने ये देखा कि जमीन में अगर पेड़ है, कैनोपी है, कैनोपी पे बैक स्कैटर हो रहा है, उसके ट्रंक से टकरा रहा है, टकराने के बाद एक हिस्सा फिर जमीन के साथ डबल बाउंस आ रहा है। तो ये बहुत सारे रिटर्न है जो हमको मिलेंगे हैं। बड़े पैमाने पर अगर हम बात करें तो ये जैसे देखो क्रॉप कैनोपी की बात करते हैं, इसकी बात हम लोगों ने पहले भी की थी ये। तो क्योंकि बिकॉज माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग जो है वो उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल या कहें या बहुत अच्छा हम लोग एप्लीकेशन कहें ना, क्रॉप एस्टिमेशन के बहुत ज़्यादा काम आता है। तो क्रॉप एस्टिमेशन के काम आता है तो हम लोग एग्जांपल लेने की कोशिश करेंगे कि वाई दिस इज यूजिंग क्रॉप एस्टिमेशन, ये पैरामीटर है। अब हम लोगों ने देखा कि अब इसमें क्या है कि ये जो कलर्ड फिगर है, फिर बहुत बहुत उसी को देख के हमको याद आ रही है कि एक्स सी एल और पी 4 डिफरेंट वेव बैंड थे, वही इस तरह के हमने वेव बैंड देखे थे और यहाँ हम लोग फिर देख रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि जो एक नंबर आ रही है ये आई और प्लांट की, ये देखो डायरेक्ट बैक स्कैटरिंग फ्रॉम प्लांट लिखा, आई और सीधा टकरा के बैक स्कैटर हमको मिल गया है ना। अब प्लांट के बीच में गैप है तो क्या हुआ, मेरी एक इंसिडेंट एंगल ऐसी आ रही है जो प्लांट प्लांट पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, और लेकिन क्या हो रहा है कि ये आने के बाद डायरेक्ट बैक स्कैटर फ्रॉम द सॉइल लिखा हुआ। अब मल्टीपल देखो, एक तो ऐसा होता है कि पहले सॉइल में टकरा के फिर प्लांट को से टकरा के रिटर्न देगी, या दूसरा तरीका है कि पहले प्लांट में फिर सॉइल में टकरा के बैक स्कैटर देगी। तो ये क्रॉप फील्ड पर इस तरह के हमको रिटर्न मिलेंगे। अगर इस तरह के रिटर्न मिल रहे हैं तो रिटर्न ये इंडिकेट करेंगे कि देयर इज ए क्रॉप, बिकॉज ये वाले जो रिटर्न आएंगे ना, अब क्रॉप होगी तो गन्ने का खेत तो गन्ना ही होगा, मक्के का खेत तो मक्का ही होगा, मेज जई है तो जई होगी। तो ये जो डबल बाउंस के रिटर्न आते हैं ना, ये एक फसल के लिए सेम आएंगे, आएंगे ना, क्योंकि एक फसल की हाइट लगभग एक जैसी होगी, इनकी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। ठीक है, तो स्वाभाविक है आना है। अब हम देखते हैं ओरिएंटेशन ऑफ द टारगेट। ओरिएंटेशन ऑफ द टारगेट का मतलब है कि टारगेट या तो सीधा खड़ा होगा,
या जमीन पर बिल्कुल ऐसे लेटी हुई अवस्था में होगा, या इन दोनों के बीच में होगा, मतलब कुछ एंगल होगा, इधर को टेढ़ा, इधर को टेढ़ा, इधर को टिल्ट, ऐसे ऐसे कुछ हम लोग ले लेते हैं। जैसे अब क्या होगा कि मॉडरेट है। अब इसमें क्या होगा, हाँ, अब टारगेट मेरा अगर ऐसे, ठीक है, वर्टिकल ऐसे ना, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर वर्टिकल इंसिडेंट और वर्टिकल रिसीव मैं करूंगा तो आउटपुट मेरा मॉडरेट आएगा। हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल करेंगे तो यहाँ पर बहुत लो आएगा, जाहिर सी बात है। लो क्यों, उसकी जो रिटर्न है ना, वो उसकी जो ज्योमेट्री है, उसकी शेप है, उसको प्रिजर्व नहीं कर पाएगा। अगर क्रॉस पोलराइजेशन करेंगे तो वो भी लो ही आएगा। वर्टिकल अभी हम वर्टिकल दे रहे हैं, वर्टिकल ऑब्जेक्ट है उसको, और हॉरिजॉन्टल लेने की कोशिश कर रहे हैं तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। ऐसी जस्ट ये है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फिगर ये है, ठीक है। अब अगर कोई चीज ये पाइप है ना, ये पाइप है, ये पाइप अगर सिलेंडर है, मतलब इसका ऊपर का सरफेस अगर ये अर्थ पर ऐसे ही रखा हुआ है, देखो कि, और मान लीजिए एक बहुत बड़ा पाइप है, आप उसको ऊपर से देखते हैं तो आपको पाइप ना दिखे, खाली उसका सिर का सरफेस दिखाई, तो वाली बात है। तो यहाँ पर क्या होगा, वी वर्टिकल वर्टिकल, अब ये आपको दिख रहा है ना वर्टिकल, मतलब इसकी आपको हाइट नहीं दिखाई दे, तो वर्टिकल वर्टिकल अगर आप देंगे तो क्या होगा, लो आएगी भाई, थोड़ा बहुत होगा। क्रॉस तो एक्सेप्ट नहीं करेगी ना, नील हो जाएगा क्रॉस में, क्योंकि आपको इसकी हाइट क्वेश्चन दिख रही है, सरफेस पे रखा हुआ दिख रहा है, तो अपने आप ही एच एच जब होगा तो वहां पर हाई रिटर्न इसका मिलना है। सेम थिंग यहाँ पर, ये कुछ डिग्री पर है, तो यहाँ पर इसका ज्योमेट्री भी प्रिजर्व हो रही है वर्टिकल देके, वर्टिकल रिटर्न में, और इसका जो है मैं क्या शेप भी प्रिजर्व हो रहा है, और इसका ओरिएंटेशन भी प्रिजर्व हो रहा है, तो वर्टिकल वर्टिकल में हाई हो जाएगी, और हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल में लो होगी, और क्रॉस पोलराइजेशन में ये नील आ जाएगी। सेम थिंग यहाँ पर वर्टिकल वर्टिकल में नील आएगी, क्योंकि इंसिडेंट इस पाइप के अंदर चले जा रही है, और हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल भी नील आएगी बिकॉज इसके अंदर चले जा रहा है रिटर्न, ठीक है। और क्रॉस पोलराइजेशन भी नील आएगी, अंदर जाने के बाद क्या होगा, रिटर्न आपको मिलना है नहीं। अब अगली चीज है, ये ऐसी सरफेस ये है, लेकिन अभी हम लोगों ने क्या किया था कि ये हम देख रहे हैं, और यहाँ पर ये एंगल और इसका इंसिडेंट देख रहे हैं ना, ये तो कुछ एंगल से आ रही है, अभी नॉर्मल के साथ जिसका एंगल बन रहा है, ये एंगल का फर्क इतना पड़ जाता है, देखिए ये और ये दिख रहा है ना। इसमें क्या होगा कि वर्टिकल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल चाहे क्रॉस कुछ भी ले लें, ये तीनों में मॉडरेट देगा ये पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, ठीक है। ये हम लोगों ने इसका एनालिसिस किया। अब इसके एनालिसिस करने के बाद हम लोग अगला वाला जो इसका पैरामीटर है उसको देखेंगे। उसको पैरामीटर को देखने के लिए हम लोगों को जो जरूरत है, वो हमें जरूरत पड़ेगी डॉपलर इफेक्ट को समझने की। तो हम लोग हाँ, ये रडार रिटर्न की बात करते हैं डॉपलर इफेक्ट से पहले। ये रडार रिटर्न है, मैंने अभी आपको 3 तरह के रडार रिटर्न दिखाए थे। रडार रिटर्न हमको ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी के हिसाब से जो दिखते हैं। इसके बाद वाली प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम लोग को जो है किसको डॉपलर इफेक्ट या डॉपलर के जो पैरामीटर हैं उन्हें पहले सीखना पड़ेगा, और ये डॉपलर वाले पैरामीटर मैं आपको दे दूंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और डॉपलर पैरामीटर जैसे हम लोग डॉपलर पैरामीटर पर आ जाते हैं, तो डॉपलर पैरामीटर देखने के बाद हम करेंगे इस वीडियो को कंटिन्यू। तब तक के लिए थैंक्स। और अगर आपको लगता है कि मेरी मेहनत आपको कुछ काम आ रही है तो यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉर मोर वीडियोज। और अगर आपको लगता है कि इसके रिलेटेड आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उन क्वेरीज को मेंशन कर सकते हैं, और क्वेरीज को कमेंट सेक्शन में मैं लेने के बाद आपकी जो क्वेरीज हैं उनका आपको एक अलग से वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा। और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।